अब आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ। हमारी संवाददाता कंचन राणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, आज का दिन जो है पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि आज सीएम पद के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है। क्या कहना है आपका कि किस तरह से आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का कार्य करती है, और साथ ही साथ जो उन्होंने वादे किए थे किस तरह से वो धरातल पर उसको जो है धरातल पर उसको उतारती हुई नजर आती हैं? कंचन। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नए युग का उदय हो चुका है, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ लेने के साथ ही किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो के दौरान किए थे उनको धरातल पर लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी है, हिंदुत्व की रक्षा कितनी होती है और बंगाल कितना भय मुक्त और सुरक्षित बनता हुआ दिखाई देगा, कि बहुत बड़ी चुनौती भी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बनती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो 2000 पर वो माफी चाहूंगी जो 15वीं और 16वीं संसद में लोकसभा में भी सांसद के तौर पर रहे हैं और उसी के बाद लगातार टीएमसी में वो रहे हैं। और 2021 में अगर बात कर ली, वो उसके पहले की बात कर ली जाए तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो टीएमसी सरकार में मंत्री भी रहे, और जिस वक्त वो मंत्री थे और अपने पद को छोड़ के बीजेपी में सम्मिलित हुए थे 2020 में, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पास 5 मंत्रालय थे। उन सभी मंत्रालयों का मोह छोड़ करके शुभेंदु अधिकारी सीधे तौर पर बीजेपी में सम्मिलित हुए थे और 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 1956 वोटों से उन्होंने जीत भी हासिल की थी और उसके बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। और जब 2027 का चुनाव हुआ तो नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने कई हजार वोटों से मात भी दी। तो जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल की जनता, टीएमसी की कार्यकाल, टीएमसी की सरकार और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति और नीति के साथ चलती है, इन सभी का उनको गहरा अनुभव भी है। और उसी को लेकर के शुभेंदु अधिकारी जो है वो सोनार बंगाल की ओर आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि अब बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो बंगाल में जिस तरीके से कहीं पर भी कोई हंगामा होता है, ब्लास्ट होता है, झड़प होती है, दिन दहाड़े लोगों की जान ले ली जाती है, लोग वहां पे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वहां पे लोगों को संरक्षण नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से वहां पर आते हैं। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है। अब अपना पदभार वो संभालेंगे और उसी के साथ सोनार बंगाल की ओर आगे बढ़ते हुए भी शुभेंदु अधिकारी दिखाई देंगे। जी बिल्कुल कंचन, अब सवाल हम आपसे कि पूछना चाहेंगे कि मंच पर जो दिल्ली से बड़े जो नेता आए हैं वहां पे अब उनकी भूमिका भी नजर आई है। साथ ही साथ हम आपको आप हमको बताएं कि जो केंद्र राज्य के बीच तालमेल जो बैठता नजर आया है उसमें आने वाले भविष्य में पश्चिम बंगाल में क्या क्या होने की संभावना है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि टीएमसी सरकार के होते हुए वहां पे गुंडा राज है, साथ ही साथ वहां पे ज्यादा दंगाई होती है। अब आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी सरकार वहां कार्य करती, कंचन, वहां दिख रही है? बिल्कुल। देखिए, अगर बात कर ली जाए कि जो दिग्गज नेताओं का जमावाड़ा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में हुआ था, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने अभिनंदन किया, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और भगवा कुर्ता जब वो पहने हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से उनकी पीठ को थपथपा करके उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसे बीते दिन जब सीएम नाम का ऐलान नहीं हुआ था और अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए
गए थे, उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी की पीठ को थपथपाया था। उसी वक्त जो कयास है वो और भी ज़्यादा तेज हो गए थे कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी के बाद अगर बात कर ली जाए तो सीधे तौर पर गृह मंत्री से उन्होंने उनका अभिवादन किया, रक्षा मंत्री का अभिवादन किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सभी का अभिवादन करते हुए एनडीए शासित राज्यों के यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। और उसमें भी एक अलग तस्वीर तब देखने को मिली जब सभी मुख्यमंत्री का वो हाथ मिलाकर अभिवादन तो किए, लेकिन उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उनको भगवा गमछा ओढ़ाया और उस वक्त वो हाथ मिलाए, योगी आदित्यनाथ के पैर पर भी उन्होंने हाथ लगाया, यानी उनके पैर भी छुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, भगवा को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के, भयमुक्त को लेकर के, संरक्षण को लेकर के, इसी तरीके की कुछ तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल भी 294 विधानसभा सीटों को लेकर के एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के ही तहसी पश्चिम बंगाल में भी भयमुक्त संरक्षण को लेकर के तस्वीरें हो सकती हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि किस तरीके की तस्वीर बदलेगी, क्या वहां पे जो हंगामे होते हैं उनको लेके, तो जाहिर सी बात है कि पहले तो पश्चिम बंगाल को भगवामय किया जाएगा, यानी जो वहां पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता था, हिंदुओं को वहां पे भय होता था, डर होता था, दिन दहाड़े उनकी जान चली जाती थी। तो इन सब चीजों को पहले शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, यानी शुभेंदु सरकार जो है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में भगवा करेगी, मंदिरों को वहां पे संरक्षण देगी, हिंदुओं को वहां पे संरक्षण देगी और हिंदुत्व को वहां पे बढ़ावा दिया जाएगा। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो जितने भी दंगे हैं, क्योंकि जब वहां पे चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को स्पष्ट किया था कि जितने भी दंगई हैं, जितने भी हिंसा दंगई करने वाले लोग हैं, वो 29 अप्रैल तक अगर सरेंडर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 4 मई के बाद उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी अब सीधे तौर पर एक एक लोग को वहां पे चुना जाएगा, हिंसा फैलाने वाले लोगों को वहां पे चुना जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जिन्हें लगातार आने वाले 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल में नियुक्त कर दिया है, जिसे चुनाव आयोग ने भी वहां पे भेजा था। अगर बात कर ली जाए अमित पाल शर्मा की, तो वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो यानी अब जो भी पश्चिम बंगाल में हिंसा करेगा, दंगे फैलाएगा, अपराध करेगा, उन पर अब सीधे तौर पर शिकंजा जो है वो शुभेंदु सरकार कसते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जब चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी का सीधे तौर पर ईडी वर्सेस सरकार को लेकर चीजें आई थी, आईपैक को लेकर के जब फाइलें वहां पर ली गई थी, तो उन सभी फाइलों को, उन सभी दस्तावेजों को वहां पर खंगाला जाएगा। और सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो खंगालने के साथ साथ जो भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी जांच वहां पर हो रही है। यानी अब बंगाल को सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो भयमुक्त बनाने को लेकर के, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने को लेकर के, बंगाल में हिंदुत्व की रक्षा करने को लेकर के, मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा था उनके निर्माण को पुनः निर्मित करने के लिए कई ऐसे कार्य हैं जो वहां पे किए जाने हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ और तस्वीर बदलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आजादी के बाद पहली बार अपनी सरकार बंगाल में बनाई है तो अपनी सरकार को आने वाले भी कई सालों तक बरकरार रखना चाहेगी। इसीलिए सोच समझकर एक एक करके पश्चिम बंगाल को अब सोनार बंगाल में परिवर्तित किया जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, अभी देखने वाली बात होगी किस तरह से आने वाले समय में बीजेपी सरकार वहां पे कार्य करती है। साथ ही साथ अब वह पश्चिम बंगाल में देखा जाएगा कि बीजेपी सरकार जो है वो एक एक कर सबको धुलेगी और एक एक कर जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है अब वो उसमें सब धुलते जो है नजर आएंगे। साथ ही कंचन, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि एक तरफ जश्न है तो एक तरफ गम भी हमें देखने को मिल रहा है। टीएमसी जो सरकार है, ममता बनर्जी आज बड़े ही गम में कंचन नजर आ रही होंगी, क्योंकि उनके 15 साल का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। अब आने वाले समय में आखिर बीजेपी के जो उनको निशाना बनाते हुए टीएमसी सरकार क्या कुछ कर सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जीत एक की ही होती है और अगर जीत एक की होती है तो हार भी होती है। हार का सामना टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को करना पड़ा है। 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज रह करके भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने वाली ममता बनर्जी जब हार चुकी हैं तो लाजमी है कि उनका दुख होना बनता भी है। लेकिन जो भी चीज़ें पश्चिम बंगाल में हुई थी, चाहे मैंने पहले भी जिक्र किया आईपैक को लेकर के अगर बात कर ली जाए या फिर तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर बात की जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ईडी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी और खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखने के लिए कोर्ट रूम में पहुंच गई थी और कोर्ट रूम में पहुंच करके काले रंग का कोट पहनकर अपनी बातों को ममता बनर्जी रखती हुई भी दिखाई दी थी। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी ने क्या कुछ किया है उसकी भी छानबीन अब बीजेपी सरकार यानी शुवेंदु सरकार के द्वारा वहां पर की जाएगी। उसी के साथ इस हार को ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी रुख करूंगी। क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं ममता दीदी कही जाती हैं, उनके अंदर कुछ तो ऐसी काबिलियत है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जब आईपैक को लेकर के ईडी पहुंची थी तो अपनी कोलकाता पुलिस को लेकर के जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और वहां पे हरे रंग की फाइल को उन्होंने वहां से लिया और सीधे तौर पर अपनी गाड़ी में बैठ करके आके कोर्ट में उन्होंने उस बात को लेकर के चुनौती दी, तो ममता बनर्जी शांत तो नहीं बैठेंगी। क्योंकि 15 साल की सत्ता भी है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने महिलाओं को लगातार सहायता राशि दे रही हैं, हर किसी को राशन दे रही हैं, महिलाएं उनके साथ हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी से उनको मात मिली है उस मात को वो चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में तो जरूर पहुंचेंगी। लेकिन इतना भी तय है कि अब ममता बनर्जी के पास सत्ता नहीं है, ममता बनर्जी के पास विधायकी का पद नहीं है, ममता बनर्जी के पास कुर्सी नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के पास जांच की वो तमाम फाइलें हैं जो अब शुवेंदु सरकार ईडी सीबीआई के माध्यम से जांच करेगी। और देखना ये भी होगा कि इन चुनौतियों के बीच में अपनी हार को ममता कैसे स्वीकार करती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देने की बात उन्होंने कही थी, तभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त किया था और तब जाकर के आज शुवेंदु अधिकारी ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति सिर्फ शपथ लेने के बाद थमती हुई दिखाई नहीं देगी। सोनार बंगाल बनाने का जो लक्ष्य बीजेपी का है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी बाकी और राज्यों की तरह नहीं और ना ही पश्चिम बंगाल बाकी और राज्यों की तरह है। तो ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और शपथ के पहले ही शुवेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरीके से हत्या हुई और हत्या होने के बाद जब बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए तो टीएमसी ने भी इसकी कोर्ट की निगरानी में जांच करने की बात कर दी। तो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में और भी भूचाल यानी और भी आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि ममता बनर्जी सीएम है और ना ही ममता बनर्जी के पास कोई विधायकी का पद है। लेकिन बिना किसी पद के ममता बनर्जी शुवेंदु सरकार का सामना कैसे करती हैं। जी बिल्कुल, कोई कंचन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में टीएमसी सरकार यानी कि ममता बनर्जी किस तरह से बीजेपी सरकार का सामना करती है। ये कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात कंचन है, क्योंकि 15 सालों से ममता बनर्जी सरकार में थी और इतने ज़्यादा सालों में वहां भूमिका उनकी निभाती वो नजर आई हैं। अब ऐसे में ये बीजेपी सरकार की ओर से भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो अच्छी चीज़ें टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल में की है वो आने वाले समय में बीजेपी सरकार किस तरह से अमल करती है और अपने घोषणा पत्र में जो तमाम उन्होंने वादे किए हैं वो आने वाले समय में किस तरह से वो अमल करती है। बहरहाल आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को देने के लिए कंचन। हम आपको बताएं कि आज जो पश्चिम बंगाल का दिन है वो यही समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो कुछ ना कुछ, जैसे कि कंचन ने कहा, बदलती जरूर नजर आती है। अब टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज जो समापन हुआ है सम्राट आपको माफ कीजिएगा, जो आज शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठ गए हैं, अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो वहां पे कार्य करते हैं और जो तमाम घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी सरकार वहां पे अमल कर पाती है। बहरहाल